नमस्कार। आज स्टार मैक्स की टीम रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा जी से मिलने के लिए आई है, जिसके अंदर की हम उनकी लड़ाई जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में सरकार से लड़ रही हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे। इतिशा जी, प्लीज़ बताइए। मैं फ्लाइंग ऑफ से इतीशा हूँ, रिटायर्ड ऑफिसर हूँ इंडियन एयरफोर्स से। मैं 5 जनरेशन की फ़ौज की ऑफिसर रह चुकी हूँ। मेरे पर दादाजी से शुरुआत हुई थी। और मैं इस मौके पे ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर आर्मी में अभी सेवा कर रही है। हमारी जो ये लड़ाई है ये बेसिकली एक जेंडर इक्वालिटी और हमारी लड़ाई है एक इक्वालिटी की, मिलिट्री रैंक की। कि मिलिट्री रैंक हमें जो ऑफिसर की मिलती है वो प्रेसिडेंट गैजेट से मिलती है। और उसमें मैं जैसे फ्लाइंग ऑफिसर हूँ, तो ये रैंक ये नहीं डिस्क्रिमिनेट करती है कि आप परमानेंट कमीशन है या आप शॉर्ट सर्विस कमीशन है। 1992 में जब वुमेन ऑफिसर्स के लिए एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हम लोगों को लाया गया था, तो उस टाइम पे क्लैरिटी नहीं थी कि ये क्या आगे इसको ले जाना चाहते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन या इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स 1964 से हो रहे हैं। एंड उनके साथ बेसिकली एक तरीके से, मैं धोखा तो नहीं कहूँगी, मैं ओवरसाइट कहूँगी इस बात को, कि उन्होंने एक जब एडवर्टाइज करते थे यूपीएससी के न्यूज़पेपर में, जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते थे तो उसमें क्लियरली लिखा होता था पेंशन अंडर कंसिडरेशन। तो ये पेंशन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है आज। सॉरी, मैं आपको बीच में हाँ, टोक रही हूँ। श्योर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये फुल फ्लेज का सर्विस ना होके कुछ समय के लिए है। तो आपने हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एक्चुअली होता क्या है, और अगर आप पेंशन की बात कर रही हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एक्चुअली है क्या। देखिए, फौज जो पूरी दुनिया भर की फौज होती है वो एक जवान यंग ब्लड की फौज होती है। और ये फौज आज से नहीं, ये मतलब सालों साल, मतलब हमारे जनरेशन, मतलब जब से युद्ध स्टार्ट हुआ। जब से नहीं, राजा महाराजाओं की भी जब फौज बनती थी तो वो यंग फोर्स ही बनती थी। जी। ठीक है। तो यंग फोर्स इसलिए था क्योंकि फुट सोल्जर जो होता है वो यंग ही होना चाहिए। एंड वो आगे जाके लड़ाई कर सकता है, उसमें जोश होता है, उसका यंग ब्लड होता है। तो फौज की हमेशा ये रिक्वायरमेंट रही कि यंग फोर्स रखी जाए और उसके लिए एक लीडर रखा जाए। तो हमारा जवान होता है या सोल्जर, फुट सोल्जर होता है, उसके उसके ऊपर एक एकेडमिकली स्ट्रांग और लीडर क्वालिटी रखने वाला एक ऑफिसर रखा जाता है। तो इसके लिए ये था कि ऑफिसर को उस टाइम पे जब हमारे 1960s में इंडो चाइना वॉर हुई और जो हमारे चीनी गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ धोखा किया और हमारी फौज बहुत बुरी तरीके से हारी, तो उस टाइम पे ये नतीजा निकला कि हमारी इतनी जो धराशायी हुई वो इसलिए हुई क्योंकि हमारे ऑफिसर्स की वैकेंसी बहुत थी। तो उस टाइम पे जल्दबाजी में, और इंडो चाइना वॉर हुई, उसके बाद क्या कहते हैं, जल्दबाजी में इमरजेंसी कमीशन रखा गया। एंड इमरजेंसी कमीशन इसलिए रखा गया कि हमें एक सुलझा हुआ ऑफिसर चाहिए जो क्वालिफिकेशन हो उसकी, क्योंकि उसको एसएसबी क्लियर करना है। एसएसबी एक शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये होता है कि उसमें आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक करी जाती हैं। देखिए, सब पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ उनमें ही होता है, वो हुनर होता है कि वो एक टीम को या एक फौज सोल्जर को लीड कर सकें। लीडर क्वालिटी तो वो लीडर क्वालिटी, निडरता, या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना, वो लीडर क्वालिटी होती है। तो वो एसएसबी 5 दिन का होता था और उसमें कहते हैं ये सिलेक्शन प्रोसेस होता था। और उसमें 5 दिन के सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट से लेके सारे टेक्निकल असेसमेंट्स होते थे, और उसके बाद वो ऑफिसर के लिए सेलेक्ट होता था। तो आप ये अनुमान लगाइए कि जब इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर की सिलेक्शन होती थी तब भी लाखों में एप्लीकेशंस अप्लाई करी जाती थी।
उसमें जाके फिल्टर होता था, तो कुछ को कॉल लेटर मिलता था, और उसके बाद जाके उनमें से कुल मिला के 10 या 20 ऑफिसर बनते थे। उस टाइम पे 3,000 ऑफिसर्स की वैकेंसी थी जी, मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड है कि 3,000, बट लेकिन उससे भी ज्यादा वैकेंसी थी। तो उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए, और ये एसएसबी के हमारे सेंटर्स हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के, तो उन सेंटर्स पे सिलेक्शन शुरू हुआ फटाफट, और उन लोगों को सिलेक्ट किया गया। तो ये गौरतलब बात हो कि जब इमरजेंसी कमीशन का सिलेक्शन शुरू हुआ था, तो वो उस टाइम पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अच्छे कैंडिडेट्स, क्योंकि उनकी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो मेडिकली फिट यंगस्टर्स आए 24-25 साल के, एंड उसके बाद उन्होंने एसएसबी क्लियर किया, और उसके बाद वो इमरजेंसी कमीशन में ऑफिसर बने 4 साल के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जब लड़ाई तो उसके बाद हुई नहीं, इंडो चाइना वॉर के बाद, लेकिन हुआ क्या कि वैकेंसीज कंटिन्यू रही, क्योंकि हमारे देश की जनता या किसी देश की भी जनता जो है, जब लड़ाई होती है तो उसके दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि फौज मतलब जान से संरक्षण। हाँ, नहीं, देश की संरक्षण तो एक बहुत हाई लेवल बात है, लेकिन जान जानी है ये भी एक डर रहता है। तो जो भी कारणवश हो, लेकिन फौज में आना इतना आसान भी नहीं था, सेलेक्ट होना ऑफिसर के लेवल पे, और दूसरा है कहते हैं वैकेंसीज बढ़ती चली जा रही थी, तो उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर रखा। और शॉर्ट सर्विस कमीशन इसलिए रखा कि भाई हमारी यंग फोर्स आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये पॉलिसी जो बनाई थी शॉर्ट सर्विस की, बहुत अच्छी बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे रिक्वायरमेंट भी ये थी, और उसको फुलफिल करने के लिए लोग आए भी, और लोगों को ये लगा कि ये कहते हैं हम देश की सेवा अपने तरीके से 5 साल के लिए करके जाएंगे, और क्या कहते हैं हमें उसके कॉन्ट्रास्ट में कहते हैं हमें कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जी। अब देखिए, जब मैंने शॉर्ट सर्विस के लिए अप्लाई किया था, हालांकि मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर की बेटी हूँ, मेरे फादर भी एयरफोर्स ऑफिसर थे, तो हमने भी देखा पेंशन अंडर कंसिडरेशन। हमारे फौज में 2 तरीके के ऑफिसर्स हैं, एक रेगुलर ऑफिसर्स जो परमानेंट कमीशन है, जो क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 साल की सर्विस करते हैं, और एक होते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स। तो मेरे फादर रेगुलर ऑफिसर थे, तो मेरे फादर ने जब पेंशन अंडर कंसिडरेशन देखा, तो मेरे फादर ने यही बोला कि आप इसमें अप्लाई करिए, और मैंने और मेरी बहन दोनों ने अप्लाई किया, हम दोनों ही हम उम्र है, तो हमने अप्लाई किया, और उसके बाद कहते हैं हमने पेंशन अंडर कंसिडरेशन देखा। मैं एक बार आपको रुकनी है, पेंशन अंडर कंसिडरेशन। यस, देखिए ये एक सबसे मेन टैग लाइन है कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं पेंशन अंडर कंसिडरेशन, मतलब एक सैनिक को ये कहा जाता है कि हम आपको कंसीडर करेंगे पेंशन देने के लिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम उस जनरेशन के, हम 1990s की जनरेशन के हैं, या इमरजेंसी कमीशन 1960s की जनरेशन की है। उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब के नाम पे फौज एक बहुत बड़ी जॉब एवेन्यू थी, है ना। एंड जॉब के नाम पे .com कल्चर नहीं था, कॉर्पोरेट कल्चर नहीं था, तो उस टाइम पे ये जॉब क्या कहते हैं, या तो आप सिविल सर्विसेज में जाइए या आप इस फौज में आइए। तो ये पेंशन एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन इसलिए था क्योंकि जब मैं फौज में जा रही हूँ या जा रहा है कोई लड़का नौजवान, तो वो ये दिमाग में सोचता है, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग जो होती है फौज की, आपने सुना भी होगा कि कई कैडेट्स ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं हार जाते हैं ट्रेनिंग में, और या तो उन्होंने किसी ने सुसाइड कर लिया या कोई भाग गया, ये केसेस भी होते हैं। तो ये आपने जिस दिन से आप एकेडमी में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और तब से लेके जब तक आपका सर्विस टेन्योर होता है, आप लड़ते हैं, ठीक है। आप हमेशा, आपके दिमाग में ये डाला जाता है कि अगर लड़ाई हुई तो आपकी जान भी जाएगी, और आप उसको पलट के पूछेंगे नहीं क्यों, नहीं, क्योंकि वैसे दैट इज व्हाट फौज इज, राइट। फौज का काम ही यही है कि लड़ना है आपको आगे जाके। तो पेंशन इसलिए दी जाती है फौज में क्योंकि आप डर होके लड़िए, सेल्फ
सर्विस बिफोर सेल्फ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई आप निडर होके आगे बढ़िए, आपके पीछे आपकी फैमिली, आपके जो आपके नेक्स्ट ऑफ किन है, उन लोगों को हम पेंशन देंगे। जी, तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा से आपको रोकूंगी। अगर मान लीजिए हमारा जो लॉन्ग सर्विस कमीशन है, जिसके अंदर ये कहा जाता है और उस चीज के लिए बाध्य है हमारी सरकार कि आप देश के लिए लड़िए, हम आपके परिवार का ध्यान रखेंगे, आप जब तक हैं तभी भी और आपके उपरांत भी। किंतु अगर हम बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन की, जिससे के अंदर की आप लोग काम वही कर रहे हैं किंतु आपको पेंशन नहीं दी जा रही है, शायद यही चीज है। हाँ, यही है, आपने सही बात को समझा। सी बेसिकली हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि आप पेंशन अंडर कंसिडरेशन पहली बात तो एडवर्टाइज क्यों कर रहे थे जी। अगर आपका इंटेंशन था जी, तो इसका मतलब उसी बेस पे आप कर रहे थे, राइट। दूसरी बात 1964 का एक लेटर है जिसमें पेंशनरी बेनिफिट्स के बारे में ये लिखा गया है कि ऑर्डर्स विल बी पास सून। 1964 से लेके आज 60 साल होने जा रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आए। ओके, तो ये कमीशन के अंडर था। हाँ, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो पेंशनरी बेनिफिट्स आपने ऑर्डर्स डालने थे जी, और रोल आउट करने थे। और आपने देखिए सिंपल सी बात है कि मैंने आपको, जैसे नॉर्मल जॉब भी आप किसी जॉब रिक्रूटमेंट के लिए करते हैं तो आप प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ये देंगे जी, है ना, और हम उस ऑफर लेटर्स पे आपका भी साइन करवाते हैं और हम भी करते हैं जी। तो एक प्रॉमिसरी हमारा एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जी। अब उसके बाद आप उस पर बाध्य होते हैं कि आपको वो सब देना है, राइट। नाउ अगर मैं कुछ नहीं दूं तो आपको ऑब्वियसली कैंडिडेट आपको नहीं ज्वाइन नहीं करेगा जी, या क्या कहते हैं वो आपको चैलेंज करेगा लीगली, राइट। तो यही फौज का है कि भाई आपने पेंशन अंडर कंसिडरेशन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया। उस टाइम पे ये वेबसाइट्स नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे यूपीएससी का न्यूज़पेपर आता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, रोजगार पे समाचार, हाँ, और रोजगार समाचार में आप पेंशन लिखेंगे। अब जय नौजवान जो है वो अपने माँ बाप से ये कहे कि भाई मैं फौज ज्वाइन करना चाहता हूँ और माँ अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाए उल्टा सीधा तो मेरे उपरांत मेरी फैमिली को पेंशन मिलेगी, तो वो निडर होके जाता था आगे और वो आगे बढ़ता चला जाता था। एंड दिस वाज अ गुड कॉन्सेप्ट कि पेंशन दे देंगे और आपकी सर्विसेज को बेसिकली ऑनर करेंगे। क्या था कि देखिए इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं कि एक तो आपने पेंशन अंडर कंसिडरेशन क्यों लिखा जी, ठीक है, इसका मतलब जिसने भी ये पॉलिसी बनाई थी उसने इस बात को सोचा था विस्तार से। उसके उपरांत आपने रैंक दी है, मिलिट्री रैंक दी है जो प्रेसिडेंट की गैजेट रैंक है। आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि ये रैंक प्रेसिडेंट गैजेट की है। आर्टिकल 18 ये भी कहता है राइट टू इक्वालिटी जी, है ना। तो फौज में अगर मैंने एक रैंक दी है, चाहे वो रेगुलर ऑफिसर हो चाहे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं फ्लाइंग ऑफिसर इतीशा को अगर वो रेगुलर ऑफिसर है तो मैं उसको ये दूंगी और अगर मैं वही रैंक अगर वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तो मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगी जी। तो ये इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। तो आपने प्रॉमिस भी नहीं अपनी रखी और उसके बाद इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हैं। तो ये, और उसके बाद जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेवाड़ी में जब बोला था OROP, ठीक है, वन पे, तो वन रैंक वन पे फौजियों के लिए नहीं था जी, जुडिशरी के लिए भी था जी, ठीक है। तो वन रैंक का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई आपकी एक रैंक जी, अब वो रैंक पीसी और शॉर्ट सर्विस ये नहीं मानती है, वो रैंक मानती है। अब उस रैंक को अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं, हाइपोथेटिकली अगर आप 100 रुपए की पेंशन दे रहे हैं तो वो रैंक होल्डर को 100 रुपए की आपको सबको देनी है जी। दैट इज व्हाट द OROP का कॉन्सेप्ट था। एंड OROP का जो कॉन्सेप्ट में थे, जो पानीकर जी थे, उन्होंने OROP के चार्ट्स बनाए थे जी, और उसमें उन्होंने क्लियरली डिफाइन करा था कि भाई अगर फ्लाइंग ऑफिसर इतीशा का 5 साल का सर्विस का टाइम है, वो जिसके लिए कमिटेड है, और अगर उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और उसके बाद आप उसको OROP के चार्ट से पेंशन देंगे, क्योंकि आपने पेंशन अंडर कंसिडरेशन भी डाला, आपने पेंशन ऑर्डर्स के बारे में डॉक्यूमेंट्स में भी डाला, तो आप उसको बाध्य हैं कि आपको देना चाहिए जी। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया कि OROP तो डिक्लेयर कर दिया जी। OROP में रेगुलर ऑफिसर्स को तो मिल भी गया, 2016 में उन लोगों को मिला जी, ठीक है, लेकिन
शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को 1964 से लेके आज तक धोखा वही चलता आ रहा है, वही चलता आ रहा है। जी, तो जी, प्रधानमंत्री ने जब क्या कहते हैं इस साल 75वीं स्वतंत्रता दिवस में जब बोला उन्होंने जी, कि जय जवान, जय किसान, जी, जय विज्ञान जी, और जय अनुसंधान। तो जय अनुसंधान क्या है कि जो पुरानी पॉलिसीज हैं, हम मानते हैं देश उस टाइम पे यंग था, उसने जो पॉलिसीज बनाई थी वो उस टाइम के लिए सही थी जी, और सबने सही समझ के ही, सोच समझ के ही बनाई थी। जी, लेकिन चलिए, जिससे भी जो भी गलतियां हुई हैं, अब आप उन गलतियों को सुधार दीजिए, ठीक है, क्योंकि जय अनुसंधान मीन्स इम्प्रोवाइज, वो पॉलिसीज को इम्प्रोवाइज करिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये हम ना तो देश के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, जी, हम एक फौजी हैं, मैं एक फौजी हूँ। जी, इस टाइम पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर ने 12 साल पहले ये मुहिम शुरू करी थी कि मैं वुमेन ऑफिसर हूँ, मैंने अपनी प्राइम यूथ दिया है, जी, ठीक है, बहुत सेल्फलेसली दिया है जी, कि मैंने प्राइम यूथ दिया। उसके बाद आप मुझे वुमेन ऑफिसर करके आप मुझे क्या कहते हैं परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर नहीं कर रहे, पेंशन के लिए नहीं कर रहे। इस टाइम पे मैं आपको ये और बताना चाहती हूँ कि ये लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन में इन्होंने क्या सिस्टम लेके आए कि 5 साल, फिर 5 साल के बाद एक्सटेंशन 5 साल, फिर उसके 4 साल और फिर 5 साल, तो मतलब टोटल 19 साल। जी, ना कॉमन मैन क्या छोड़िए, सब लोग ये सोचते हैं 20 साल की सर्विस करी तो पेंशन मिलेगी। जी, हालांकि ये गौरतलब बात है कि 20 साल का जो ये नोशन है वो भी गलत है। ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट कहीं नहीं लिखा है कि पेंशन 20 साल में ही मिलेगी, है ना। तो मेरी सिस्टर ने इस सिस्टम को चैलेंज किया और 12 साल से वो लड़ती रही जेंडर इक्वालिटी के लिए, पीयर इक्वालिटी के लिए, क्योंकि वुमेन ऑफिसर को मेल ऑफिसर की इक्वालिटी नहीं मिलती थी। जी, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने वो लड़ाई करी और उसके बाद उसने पेंशन की लड़ाई करी और फिर लास्ट में, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर परमानेंट कमीशन की लड़ाई चली थी। जी, तो मेरी सिस्टर ने जो 12 साल पहले से शुरू करी मुहिम, वो लास्ट ईयर जब जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह बेंच पे थे, जी, तो उन्होंने ये मेरी सिस्टर का नाम लेके बोला कि ये लेडी ऑफिसर ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, जो क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट्स उठाए हैं, वो सही हैं। ना 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 कि वुमेन ऑफिसर के लिए, बल्कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ये लाइव लॉ का ये बेंचमार्क केस हो गया है आज। एंड उसके बाद आर्मी को वुमेन ऑफिसर्स को पेंशन भी देनी पड़ी और उनको परमानेंट कमीशन भी दिया। तो ये 24 साल मेरी सिस्टर ने लड़ाई करी। जी, तो जब मैंने ये अपने आप, वो मेरी सगी बहन है, हम जी, दोनों बहनें एक तरीके से ट्विन सिस्टर्स माने जाते हैं जी, कि हमने सारी शुरुआत एक साथ करी कि जी, मैं एयरफोर्स में गई, वो मेरे बाद आर्मी में गई। जी, तो जब मैंने उसने ये देखा कि दीदी जब और इस लड़ाई के बहुत अलग तरीके से मतलब एक रिजल्ट्स आए, जी, यू नो। तो 12 साल में जब उसने सर्विस में रह के लड़ाई करी और जब उसने देखा कि मैं बाहर आई, तो बाहर आके मेरी ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की जो मेरी जो जो मैं बहुत गर्व रखती हूँ, जी, ठीक है, क्योंकि ये मेरी डिग्निटी है, ये मेरे ऑनर है, ये कि मैं जिंदगी में चाहे कितना पैसा कमा लूँ या किसी भी ओहदे पे पहुंच जाऊं, लेकिन नॉट बिकॉज इट वॉज माई जॉब, इट वॉज माई पैशन, जी, ठीक है। कि मेरे फादर एयरफोर्स यूनिफॉर्म में ऑफिसर थे, तो मैंने कोस्ट गार्ड्स की सिलेक्शन में भी क्लियर किया था जी, और वो परमानेंट कमीशन था, लेकिन मैंने उसको हटा दिया। मैंने कहा नहीं पापा, मैं आपके जैसी एयरफोर्स ऑफिसर बनूंगी। बहुत बढ़िया, तो ये एक पैशन था मेरा। जी, तो और ये पैशन के बाद जब मैं बाहर सिविल स्ट्रीट में आई, जी, क्योंकि मुझे फौज ने ये बोल दिया था कि आप एक्सटेंशन लीजिए, राइट, 5 साल बाद, 5 साल बाद उन्होंने जी, बोला आप एक्सटेंशन लीजिए जी, और अगर आप एक्सटेंशन लेंगी तो आपको परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। ओके, ओके, तो मैंने एक्सटेंशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने बोला ये तो एडहॉक है, जी, ये एडहॉक सिस्टम है, मैं एडहॉक सिस्टम के लिए तो नहीं तैयार हूँ, जी, ठीक है। आप मेरे को 10 साल बाद निकालेंगे तो फिर मैं घूम फिर के वहीं आके खड़ी हो जाऊंगी। तो एज को अपने रखते हुए मैंने ये कहते हैं 5 साल बाद निकला। मेरा जो इनिशियल टर्म्स एंड कंडीशन था 5 साल का था, और मैं 5 साल के बाद निकल गई। और 5 साल के बाद जब मैं निकली तब मैं 27 साल की थी। जी, एंड उस टाइम तक 1978 में यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन थे, तब तक शॉर्ट सर्विस और इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स को रिलैक्सेशन ऑफ एज दिया जाता था। ये क्या होता ना?
ये बेसिकली ये था कि हमारे लिए उस टाइम पे 1978 में ये था कि क्या कहते हैं, आपको 28 साल की जगह 32 साल तक आप सिविल सर्विसेज में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी। और आपके लिए एक पेपर क्वालिफाइंग होगा। ओके। ठीक है। नाउ हुआ क्या कि उस टाइम पे 1978 में जब इन लोगों ने रियलाइज करा कि ये कहते हैं जो देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स हैं, देखिए दीज वर द लीडर्स, ओके, दे वर ऑफिसर्स, दे हैड फोकस, दे हैड डिटर्मिनेशन, तो उनमें सारी वो क्वालिटीज थी एंड वो थोड़ी सी भी और एक्स्ट्रा मेहनत करते थे और प्लस उनको रिलैक्सेशन भी मिला था तो वो क्लियर कर जाते थे, डेफिनेटली, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये इन लोगों को बाकी लॉबीज को लगा कि अरे ये फौजी हैं और फौजी जो रैंक होती है वो उनको उस पर गर्व भी था, और क्यों ना हो भाई, क्योंकि वो मतलब एक फौजी एक वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, सो वो उसको रैंक का भी गर्व था, प्लस उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी प्लस। तो ये क्या हुआ कि ये इन्होंने बंद कर दिया। ये कौन से साल में हुआ? 1978 में। ओके, ठीक है। मतलब 64 में स्टार्ट हुआ था और 78 में बंद कर दिया। यूपीएससी का बंद कर दिया। ठीक है, कारण बिना बताए कि बिना बताए। एंड जब मैं बाहर आई तो मैं 27 साल की थी जी। तो मैंने मेरे फादर ने इमीडिएटली बोला सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करो जी। लेकिन तब तक मेरी शादी हो चुकी थी जी। ठीक है। आमतौर में इंडिया में लड़कियां 24-25 में शादी कर लेती हैं जी। और बच्चे भी हो जाते हैं, तो वो मेरा भी हुआ क्योंकि हमें हमारी फैमिली लाइफ भी आगे बढ़ानी होती है। तो जब मैं एक बच्चे की माँ थी, मेरा बेटा 2 साल का था उस टाइम पे और मेरे पास 1 ही साल था कुल जी। तो उस 1 साल में मैं प्रिपेयर करती और उसके बाद कहते हैं, क्योंकि पहले तो होता है कि आपको जब आप एकदम बाहर आते हो तो आपको एक झटका लगता है जी, ठीक है, वो सही बात है, वी आर ह्यूमंस राइट। तो वो मुझे झटका लगा कि अरे एंड फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं यूपीएससी के लिए अप्लाई करूँ तो मेरी एज लिमिट क्रॉस हो रही थी एग्जाम के टाइम पे, तो मैं अपियर नहीं कर पाई। तो उसके बाद फिर मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ, तो मैंने सोचा मैं डीजीसीए को एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए अप्लाई करूं। तो मैं उसमें क्योंकि 5 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, हमारी लॉग बुक मेंटेन करी जाती है। तो एटीसी जैसे फ्लाइंग पायलट्स के लिए फ्लाइंग आवर्स मेंटेन किए जाते हैं, वैसे एटीसी के लिए ये लॉग बुक मेंटेन करी जाती है कि हमारे इतने नंबर ऑफ आवर्स ऑफ कंट्रोलिंग है। तो डीजीसीए ने उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने क्या किया कि एटीसी ऑफिसर्स के लिए उन्होंने मैंडेटरी रख दिया कि आपको इंजीनियर होना चाहिए। तो मतलब क्लॉज रखा गया। हाँ, ये नया क्लॉज रखा क्योंकि उन्होंने तब तक ये एहसास कर लिया था कि एटीसी ऑफिसर्स जैसे पायलट्स फौज से बाहर आते हैं और सिविल एविएशन में उन लोगों की मेजॉरिटी हो जाती है क्योंकि उनकी उतनी फ्लाइंग आवर्स इतने लॉक्ड होते हैं, वैसे ये एटीसी ऑफिसर्स भी आएंगे और यही आके हम पूरे रूल करेंगे। सो इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन रख दिया। तो आप देखिए मेरे लिए यूपीएससी का दरवाजे बंद हो गए, मेरे लिए डीजीसीए के जो एटीसी में टेक्निकली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हूँ और जिसकी मुझे डोमेन नॉलेज इतनी थी ना, सिविल एविएशन के अलावा मेरी फाइटर्स में भी कंट्रोलिंग की एक्सपीरियंस था, लेकिन वो बाहर आके 0 पे हो गया, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रही। और प्लस उसके बाद कहते हैं आपको ये और सुनने को मिला कि भाई आप इंजीनियर नहीं है इसलिए आप तो, किंतु इंजीनियर होने की क्या आवश्यकता है इस चीज के लिए? देखिए एटीसी जॉब जो होती है उसके लिए आपको इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। वर्ल्ड ओवर ये क्या कहते हैं आईकॉ एक होता है, इंटरनेशनल हमारा बॉडी होती है एटीसी की, एंड एटीसी एक ऐसी जो प्रोफेशन है या पायलट एक ऐसी प्रोफेशन है या डॉक्टर एक ऐसी प्रोफेशन है जो वर्ल्ड ओवर एक ही जैसी चलती है, उसमें कोई नहीं होता। तो ये लोकल, मैंने कहा ना कि लोकल इन्होंने शुरू कर दिया। एटीसी मींस एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए उनको इंजीनियरिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि आप लोगों को वो साइडलाइन कर सके, हम लोग को साइडलाइन कर सके। सही आपने समझा। तो फिर उसके बाद जब मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए तो उसके बाद फिर मैं मतलब 1 साल के बाद स्ट्रगल करने के बाद मेरे को एक कॉर्पोरेट में जॉब मिली और उन्होंने मुझे, वुमेन थी मैं, तो मुझे कहते हैं उन्होंने मुझे एचआर में जॉब दी थी, ठीक है। एंड वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज हो गया ना मेरे लिए, ठीक है। मैंने सेना छोड़ के अगर मान लीजिए हम कॉर्पोरेट में जाएंगे, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहती कि एचआर की जॉब